आज हम सब सोचते हैं कि इंडिया की बिगेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की है। लेकिन सच है कि आज इंडिया के पास दिन में इतनी ज्यादा सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कि कुछ स्टेट्स में इसका रेट 2 रुपए पर यूनिट के नीचे भी चला जाता है। वही बात करूं, रात होते होते यही रेट 10 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से भी चला जाता है। अब सवाल यह है कि अगर बिजली इतनी है तो शॉर्टेज क्यों हो रही है ना। और सबसे पहली चीज समझने की यह है कि प्रॉब्लम जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी की नहीं है। प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम है टाइमिंग की। मतलब दिन में यूनिट का प्राइस बहुत कम आ रहा है, रात में ज्यादा हो जा रहा है। इसका क्या मतलब है? प्रॉब्लम जो मैंने आपको कहा कि टाइमिंग की है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि इसी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, वो है एनर्जी का स्टोरेज। तो आज हम समझेंगे इंडिया के फ्यूचर पावर जनरेशन प्लांट्स में नहीं है, वो है बैटरीज में, वो है पम्प्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में। और ये इंडिया का फ्यूचर ऐसा क्यों होने वाला है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। रोज रात में 8 बजे मैं आपके लिए वीडियो लाता हूं, है ना। 2-3 दिन से वीडियो ला नहीं पाया था, मेरे लैपटॉप में काफी इशू चल रहा था, पर अब से हम इसको रेगुलर करेंगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप इस न्यूज को पढ़ें और समझें इस इशू को, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताइएगा, जिससे मुझे समझ में आता है कि जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ क्या आपके काम आ रही चीजें, आप किस डायरेक्शन में इसको समझ पा रहे हैं। कई सारे डाउट्स होते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हमको क्लियर नहीं होते। बहुत सारी टर्म्स हैं। जैसे एक वीडियो पे मुझे एक स्टूडेंट ने बताया था कि सर मुझे टू व्हीलर सेल और ट्रैक्टर सेल का कनेक्शन रूरल इनकम से समझ नहीं आता था। वो 1 साल से हिंदू पढ़ रहे थे। अब इतना न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद अगर समझ नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुई। एक टेक अवे हर वीडियो से कमेंट सेक्शन के नीचे आप जरूर बताइएगा, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर रहे। आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहली चीज क्या है कि इंडिया पावर पैराडॉक्स, इसको समझते हैं। मतलब रिकॉर्ड पावर डिमांड है बट रॉन्ग टाइमिंग है। क्या मतलब है इस चीज का? अब इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है ना, वो रैपिडली बढ़ती जा रही है। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो इंक्रीज ही हो रही है, वो डिक्रीज नहीं हो रही। और जिसका रीजन साफ है, इंडिया डेवलप हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड दोनों ही बढ़ेगी। अब क्यों रीजन है उसका? इकोनॉमिक ग्रोथ एक रीजन है, ठीक है। इनकम का राइज होना भी एक रीजन है ना। एयर कंडीशनर बन एयर कंडीशंस, है ना, सारे एसी ऑफिस हो गए तो एयर कंडीशनर का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। फिर आ जाते हैं अर्बनाइजेशन की बात कर लेते हैं। फिर डिजिटल इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। अगर 24 घंटे 48 घंटे लाइट नहीं रहे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिस्चार्ज हो जाएंगे। फिर डिजिटल इकोनॉमी हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर लेते हैं, वो भी रात भर चार्ज होती हैं, ईवीस, है ना। फिर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन भी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं रैपिड डिमांड तो बढ़ रही है। और समर में यही डिमांड आप देखो, है ना, 270 गीगावाट तक चली जाती है, पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है। अब बात करते हैं सोलर की भी। अब डिमांड क्यों बढ़ रही है वो भी पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड आती थी ना हमारे देश में, वो आती थी इंडस्ट्री से, वो आती थी रेलवे से, एग्रीकल्चर से। बट आज जो डिमांड आती है ना, आज वो कहां से आ रही है? डेटा सेंटर से आ रही है। डेटा सेंटर के बाद ईवी चार्जिंग स्टेशन, मेट्रो स्टेशन से आ रही है, मेट्रो के पूरे सिस्टम से आ रही है, कमर्शियल बिल्डिंग से आ रही है, शॉपिंग मॉल से आ रही है ना, रेसिडेंशियल एसी से आ रही है। मतलब आप एक एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली को समझिए। दिल्ली में मई की बात करता हूं। मई के महीने में 2 बजे ऑफिसेस, फैक्ट्रीज, सोलर प्लांट, सब कुछ चल रहा है। बट बाय 8 PM क्या होता है? लोग घर लौट जाते हैं, है ना। एसीज बंद हो जाते हैं ऑफिस के, है ना। लाइट्स ऑन हो जाती हैं, है ना, टीवी ऑन हो जाती है, फोन चार्ज पे लग जाते हैं, वॉशिंग मशीन चलना शुरू हो जाती है। तो डिमांड सडनली शूट अप हो जाती है। अब इसका क्या मतलब है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप देखो तो जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है ना, वो उसका नेचर भी बदल रहा है। फिर सोलर जनरेशन है जो रिकॉर्ड लेवल्स पे रहा है। मतलब इंडिया अभी वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर है। सोलर कैपेसिटी हमारी ड्रामेटिकली बढ़ी है। किस वजह से बढ़ी है? नेशनल सोलर मिशन की वजह से बढ़ी है ना, पीएम कुसुम की वजह से बढ़ी है। कई सारे लार्ज लेवल पे, बड़े लेवल पे सोलर पार्क्स बिछाए गए हैं, है ना। रूफटॉप सोलर बनाए जहां जहां पॉसिबल है ना। स्टेट्स जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूं, है ना, काफी सनलाइट आती है। गुजरात की बात करूं,
है ना। कर्नाटका की बात करूं, वैसे तो सनलाइट की पूरा हमारे देश में कहीं कमी है नहीं किसी स्टेट में, बट ये तीन स्टेट जो है ना वो इनॉर्मस अमाउंट में सोलर एनर्जी ड्यूरिंग डे लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, है ना। भाडला सोलर पार्क है ये, BHADLA। ये सोलर पार्क राजस्थान में, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क है पूरी दुनिया में। अब सनी आफ्टरनून है दिन में, है ना, तो वो मैसिव इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, बट आफ्टर सनसेट ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जीरो हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी प्राइस की बात कर लूं, आफ्टरनून में इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस है 1.56 पर यूनिट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइस है कितनी ज्यादा कम हो जाती है, मतलब यहां पर सप्लाई ग्रेटर है डिमांड से, इसीलिए बेसिक इकोनॉमिक सप्लाई ज्यादा, डिमांड रिलेटिवली कांस्टेंट है, सेम ही है, तो प्राइस गिर जाता है, इसलिए पर यूनिट प्राइस आप देखो कहां चला गया, है ना। और प्राइस कई बार जीरो भी चला जाता है। वही बात इवनिंग की कर लेते हैं, तो इवनिंग में उल्टा हो जाता है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो सोलर जनरेशन अचानक से डिसअपियर हो जाती है, डिमांड अचानक से राइज हो जाती है, बढ़ जाती है। कोल और गैस प्लांट जो हैं उनको जो मिसिंग है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब जो डेफिसिट है वो कवर करना पड़ता है, इस वजह से प्राइसेस जंप कर जाती है। अब ₹10 पर यूनिट मार्केट सीलिंग है, मतलब आप इमेजिन करो कि एक वेजिटेबल मार्केट है, सुबह 11 बजे 100 फार्मर आते हैं एक साथ, और जो टमाटर की कीमत है ना वो बहुत ज्यादा सस्ती हो जाती है, पर शाम के 8 बजे एक ही वेजिटेबल सेलर बचता है, तो वही टमाटो काफी एक्सपेंसिव मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी का मार्केट भी कहीं ना कहीं इसी तरह काम करता है। अब रियल प्रॉब्लम को समझते हैं, मैंने तो मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूं आपको, रियल प्रॉब्लम समझते हैं। Plenty of electricity during the day. This is the problem. India increasingly produce surplus renewable electricity. अगर मैं डिस्कॉम्स की बात करूं, डिस्कॉम्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे हम डिस्कॉम्स बोलते हैं। They even ask plants to reduce the generation because the grid cannot absorb all the power. मतलब रिन्यूएबल पे कर्टेलमेंट, आप समझ रहे हो, रोकना पड़ रहा है। फिर आ जाता है सीवियर शॉर्टेज आफ्टर सनसेट, ये भी एक प्रॉब्लम है, जैसे ही सूरज ढला इलेक्ट्रिसिटी डिमांड वहीं की वहीं नहीं बल्कि बढ़ भी जाती है और प्रोडक्शन कम हो जाता है। इवन डिमांड राइजेस शार्पली एज सोलर जनरेशन डिसअपियर्स, इवनिंग डिमांड सॉरी। तो अगेन घर जाके एसी चलते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी भी चलती रहती है, रात भर के ऑफिस भी है हमारे, वो भी बंद नहीं होते, अर्बन हाउस होल्ड हैं, है ना, ईवी है और ये सारी चीजें, रात में भी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड चल रही है। अब बात क्या है, की टेक अवे क्या है, इंडिया चैलेंज इज नो लॉन्गर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इट इज डिलीवरिंग पावर व्हेन कंज्यूमर्स एक्चुअली नीड इट, है ना। तो दिन में उतनी डिमांड है ना, बट इतना सप्लाई कुछ ज्यादा है। अब बात करते हैं द डक कर्व चैलेंज की, ठीक है। हाउ सोलर चेंजेस द ग्रिड, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब डक कर्व क्या होता है, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मॉडर्न एनर्जी इकोनॉमिक्स। अगर आप एनर्जी इकोनॉमिक्स मुझसे पढ़े हैं किसी भी कोर्स के अंदर तो आपने ये चीज जरूर मेरे से पढ़ी होगी। डक कर्व का मतलब क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसमें, एनर्जी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में। मिड डे इवनिंग, है ना, लिखते हैं। सोलर फ्लड्स द ग्रिड, प्राइस कोलैप्स, सोलर डिसअपियर्स, कोल प्लांट्स रैंप अप, कोल प्लांट्स रैंप अप रैपिडली। मतलब डक कर्व क्या होता है, ये एक बताता है कि कैसे सोलर जनरेशन, है ना, चेंजेस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड फॉर कन्वेंशनल पावर प्लांट्स। मतलब ये ग्राफ एक डक के शेप की तरह दिखता है, इसलिए हम कहते हैं। तो मिड डे में क्या होता है, फ्लड आ जाता है जो मैंने बताया, है ना, मतलब सोलर पैनल पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस कम हो जाता है ना। मतलब कैलिफोर्निया की बात करूं मैं, है ना, कैलिफोर्निया यूएसए में एक स्टेट है, कैलिफोर्निया फ्रीक्वेंटली क्या करता है, नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी प्राइस आती है उसमें, क्योंकि सनी आफ्टरनून बहुत है, रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड एक्सेस एक्सेस मतलब प्रोडक्शन होता है, और जो सप्लाई है वो डिमांड को एक्सीड कर जाती है। जनरेटर समटाइम्स पे द बायर्स टू कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, आप समझ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इतना ज्यादा हो रहा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के लिए पे कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितना पैराडॉक्स है। वहीं इवनिंग की बात करें तो वही 1 to 2 आवर्स आफ्टर सनसेट आउटपुट पूरा गिर जाता है सोलर का, कोल स्टेशन हमको रैपिडली इंक्रीज करने पड़ते हैं,
इस सडन इंक्रीज को हम कहते हैं रैंपिंग, है ना, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, रैंपिंग। तो कोल प्लांट्स डिजाइन किए गए स्टेडी प्रोडक्शन के लिए, तो रैपिड रैंपिंग इंक्रीज नहीं हो पाता, मतलब फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, ऑपरेशनल स्ट्रेस भी आएगा, क्योंकि दिन भर नहीं चल रहा है ना, शाम में अचानक से डिमांड बहुत तेजी में बढ़ी। और फिर इवनिंग डिमांड रैम्प्स हैव डबल्ड इन रिसेंट ईयर्स, मतलब जितनी ज्यादा सोलर कैपेसिटी इंडिया ऐड कर रहा है, उतना ही शार्पर इवनिंग में जो रैंप हो रहा है वो हो रहा है। मतलब दिन में जितना सोलर प्रमोट कर रहे हैं उससे आदमी फ्री में ऑलमोस्ट चला रहा है, वो फ्री की डिमांड रात में भी कन्वर्ट हो रही है, तो रात में भी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब इमेजिन करो कि आप एक वाटर टैंक है आपके पास, ठीक है, वो वाटर टैंक को आप आफ्टरनून में फिल करते हो, बट आपको वो पानी फेंकना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है। और नाइट में क्या हो रहा है, वही सेम वाटर टैंक में पानी नहीं आ पाता, प्रॉब्लम हो जाती, तो वाटर शॉर्टेज हो जाती। आप समझ रहे कितना बड़ा, है ना, डायलमा ही। तो यही एग्जैक्टली इंडिया के साथ हो रहा है अभी। अब इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है, मिड डे इलेक्ट्रिसिटी काफी चीप हो गई, इवनिंग इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई, तो सोलर पावर कहीं ना कहीं, है ना, इंक्रीजिंगली बीइंग कर्टेल्ड, मतलब वेस्ट हो रही है। मतलब इससे ज्यादा हम बना सकते हैं, कैसे वेस्ट हो रही है भाई, अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे तो ग्रिड में कंजेशन होगा, डिमांड लो होगी, लैक ऑफ स्टोरेज होगा, तो दोनों की प्रॉब्लम की वजह से हमको वो लॉस झेलना पड़ रहा है। मतलब कई सारे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हैं, राजस्थान की बात कर लूं मैं, है ना, तमिलनाडु की बात कर लूं, उनने कर्टेलमेंट एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करेंगे करेंगे तो ट्रांसमिशन जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा जितनी इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट कर रहे हैं। कैलिफोर्निया का एग्जांपल, कैलिफोर्निया क्या करता है, लार्ज स्केल बैटरी स्टोरेज को यूज करता है ना, कई गुना हैवीली उन्होंने इन्वेस्ट किया है कि यूटिलिटी स्केल की बैटरी स्टोरेज, मतलब ड्यूरिंग द डे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते जाओ और बैटरी चार्ज करते जाओ, और ड्यूरिंग इवनिंग आप उस बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करो। समझदारी वाला डिसीजन, तो डिपेंडेंसी भी कम हो गई किस पे, कोल पे, गैस पे, है ना। सेम चीज अगर आप ऑस्ट्रेलिया में भी देखो, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही है, हॉर्न्सडेल पावर रिजर्व है ना, जो टेस्ला की बिग बैटरी है, उसने बताया कि कैसे ग्रिड स्केल बैटरीज स्टेबलाइज कर सकती है सिस्टम को। चाइना इज ऑल्सो डूइंग, चाइना के पास भी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंस्टॉलर है बैटरी के, मतलब रिन्यूएबल एक्सपेंशन किया, बैटरी भी किया। अब इंडिया को जितना जनरेशन नहीं है उतना स्टोरेज की प्रॉब्लम आ रही है। तो वाई इंडिया नीड्स एनर्जी स्टोरेज, आप अभी तक तो चीजें समझ पा रहे होंगे कि किस डायरेक्शन में हमारा डिस्कशन जा रहा है। बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी रिमेन्स लिमिटेड, ये प्रॉब्लम है इंडिया की। मतलब इंडिया एक्सपैंड कर रहा है सोलर कैपेसिटी को फास्टर देन बैटरी स्टोरेज, तो ये एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, और बैटरीज अभी भी एक्सपेंसिव है ना, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रही है। ऑल्दो अगर आप देखो रिसेंटली तो कॉस्ट काफी कम हुई है, अगर हम दशकों से कंपेयर करें, मतलब लास्ट डिकेड से अगर कंपेयर करें, बट लिथियम आयन बैटरी का प्राइस ग्लोबली आपने देखा होगा डिक्लाइन हुआ है। तो लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट है, बट अभी भी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। फिर पम्प्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, वो इनसफिशियंट है। पम्प्ड हाइड्रो क्या होते हैं, ये ओल्डेस्ट फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने की। कैसे काम करता है, अगर आपके पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है तो वाटर इज पम्प्ड अप हिल, है ना, और ड्यूरिंग पीक डिमांड क्या होता है, वाटर फ्लोज बैक थ्रू टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। आप इसको ऐसे समझो कि एक जाइंट रिचार्जेबल बैटरी है, ठीक है, लाइक योर पावर बैंक, जैसे आपका पावर बैंक रहता है। अब ये जो प्रोजेक्ट्स है ना वो इंडिया में डेवलप हुए, है ना, कहाँ पे हो रहे हैं, आंध्र प्रदेश में हो रहे हैं, है ना, महाराष्ट्र में हो रहे हैं ना, एमपी में भी है, कर्नाटका में भी है। अब ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इससे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में सपोर्ट मिला है। अब आ जाते हैं एग्जिस्टिंग स्टोरेज इज फार बिलो द फ्यूचर रिक्वायरमेंट। अब इंडिया का टारगेट क्या है कि 500 गीगावाट बनाना है ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल। स्टोरेज रिक्वायरमेंट क्या होगा, एक्सपोनेंशियली चाहिए होगा, है ना। अगर बिना स्टोरेज के हम यहां तक पहुंचना चाहेंगे तो कर्टेलमेंट बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को जानबूझ के रोकना पड़ेगा, या फिर ग्रिड की इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, या फिर कोल पे डिपेंडेंसी कंटिन्यू रहेगी और दिन में हम वेस्ट करेंगे। अब इसके स्टोरेज के बेनिफिट क्या है ना, मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं स्क्रीन।
स्टोरेज के बेनिफिट है, पहला है स्टोर सरप्लस ड्यूरिंग डे टाइम, सिंपल सी बात है। फिर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर सनसेट, ये भी आप समझ रहे हो, तो दिन में बैटरी में सेव करो और सनसेट के बाद बैटरी से ही चीजों को आगे बढ़ाओ। फिर रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन कोल ड्यूरिंग पीक आवर्स, तो इससे भी एक चीज सबसे अच्छी चीज होगी कि हमारी जो नॉन रिन्यूएबल पे डिपेंडेंसी है वो भी कम हो जाएगी, तो एमिशन कम होगा, है ना, कोल का इंपोर्ट भी कम हो जाएगा, पोल्यूशन भी कम हो जाएगा, तीनों चीज हो जाएंगी। फिर लोअर इलेक्ट्रिसिटी प्राइस वॉलेटिलिटी, मतलब दिन में 2 रुपए पर यूनिट और शाम में यही 10 रुपए पर यूनिट पहुंच जाता है, तो आप समझ रहे हो कितना वेरिएशन है। तो ये भी वॉलेटिलिटी भी कम हो जाएगी, प्राइस स्मूथ हो जाएंगे। फिर इंप्रूव ग्रिड की स्टेबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो जो ग्रिड है ना, वो उनको एक कांस्टेंट बैलेंस चाहिए होता है सप्लाई एंड डिमांड का, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने का शुरू से प्रॉब्लम है। आप ये समझो कि आप गैस बंद नहीं कर सकते, आपके चूल्हे की, गैस चूल्हा होता है आपका सिलेंडर से लगा हुआ है, उसको बंद नहीं कर सकते, आप रेगुलेट कर सकते हो, या तो प्रोडक्शन ही बंद करना पड़ेगा। तो स्टोर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो वेस्ट होता है। तो बैटरी यहां पर बहुत अच्छा सोल्यूशन है, मतलब ये मच फास्टर है देन कन्वेंशनल थर्मल प्लांट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एनर्जी स्टोरेज कन्वर्ट्स चीप डे टाइम सोलर इनटू रिलायबल इवनिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब इंडिया का समझते हैं, लास्ट स्लाइड पे हैं। इंडिया नेक्स्ट पावर रेवोल्यूशन किस तरह से आने वाला है, ये पावर रेवोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी प्रायोरिटीज की, मतलब स्केल अप बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज। ये तो सिंपल सी चीज है, पूरे डिस्कशन के बाद आप भी लिख सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। मतलब मैन्युफैक्चर क्या करना है, गवर्नमेंट स्कीम चला रही है भाई, पीएलआई की स्कीम है ना, नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी भी है, फिर बैटरी की रिसाइकलिंग का भी इनिशिएटिव है। तो जैसे कंपनीज है, टाटा ग्रुप की हो गई है ना, रिलायंस की हो गई, ओला इलेक्ट्रिक हो गई, एक्साइड हो गई, ये सब इन्वेस्ट कर रहे हैं बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम में, इंटरेस्टेड भी। फिर एक्सपैंड करना है पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट एज वेल। तो अनलाइक बैटरीज, पम्प्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट क्या है, ये लार्ज क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी को कई घंटों तक, कई दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये जब तक हमारी बैटरी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम पेनिट्रेट कर रहे हैं, तब तक हम इसको यूज कर सकते हैं। यही सेम चीज चाइना ने भी यूज की है ना, जापान ने भी यूज की है पास्ट में, स्विट्जरलैंड ने भी यूज की है ना, उनके पास ऑलरेडी लाइक पम्प्ड हाइड्रो का एक्सटेंसिव यूज है। फिर आ जाता है टाइम ऑफ द डे इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मतलब इंडिया के पास भी हाइड्रो प्रोजेक्ट जो मैं बात कर रहा था, हाइड्रो स्टोरेज वाली, उसके लिए इंडिया के पास भी वेस्टर्न घाट्स है, हिमालय से काफी स्कोप है हमारे पास, मतलब ज्योग्राफिकली भी सूटेबल है। फिर टाइम ऑफ द डे इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अगर अलग अलग टाइम पे कर रही है तो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, तो ओवरऑल एफिशिएंसी भी लोगों को देखनी पड़ेगी। मतलब मूवी टिकट से मान लो सस्ती होती है वीकडेज में, है ना, एक्सपेंसिव होती है वीकेंड्स में, तो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस भी अभी इसी तरह ही काम कर रही है। पर इलेक्ट्रिसिटी मूवी जैसी नहीं है ना, मूवी नेसेसिटी नहीं है, बट इलेक्ट्रिसिटी है। सो स्ट्रेंथन स्मार्ट ग्रिड्स एंड पावर मार्केट, ये इसको भी ठीक करना है, कैसे होगा, इनकी डिमांड को मॉनिटर करना है ना, कंजम्पशन अगर आप आएगा तो कंजम्पशन को भी प्रिडिक्ट करना है। फिर इसी तरह से ऑटोमेटिकली हमको सप्लाई करना है और उस सप्लाई को बैलेंस करना है। और सबसे बड़ी चीज हमको आउटेजेस को रिड्यूस करना है, मतलब जहां जहां लाइट चली जाती है, फेलियर हो जाता है ना, तो इसके लिए हम एआई और आईओटी को यूज कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट में काफी ज्यादा काम आने वाला, मतलब जो स्मार्ट मीटर्स हैं ऑलरेडी अलाउ कर रहे हैं ना कस्टमर्स को कि भाई वो अपना इलेक्ट्रिसिटी मीटर को चेक कर सके, तो फ्यूचर में भी ये चीज काम आने वाली है। मतलब फ्यूचर ग्रिड में कैसा होगा, है ना, जैसे वॉशिंग मशीन कैसे अपने आप चलती है, तो इसी तरह से ई ग्रिड्स भी स्मार्ट ग्रिड्स हो जाएंगे। फिर रिन्यूएबल एनर्जी और स्टोरेज की बात करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, सोलर अकेला नहीं है इधर पे, है ना, सोलर अलोन कैन नॉट इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी इन इंडिया, मतलब सोलर के साथ साथ हमें और भी चीज करना पड़ेगा। जैसे अब सोलर का और इन सब का कॉम्बिनेशन हो गया तो एलएनजी का इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा, तो डॉलर वहां से भी बचेंगे, है ना, कोल का इंपोर्ट भी कम हो जाएगा तो वहां से भी बचेंगे, फिर क्रूड ऑयल का इंपोर्ट भी कम हो जाएगा, तो इंडिया के, है ना, ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। अब इंडिया के अपॉर्चुनिटी क्या है ना, पहला है अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं बात करूं स्टेबल प्राइसेस हैं इंडिया में रहते हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग को काफी इंकरेज करने वाला है। जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लो है तो इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा देगा, है ना, क्योंकि इनपुट होता है ना इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैं ऑफिस में बैठ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई यहाँ लाइटें चल रही हैं, पंखा है, एसी है, चीजें हैं, सिस्टम है,
अगर ये कॉस्ट कम हो गई तो वही जो आप कोर्सेज लेते हैं उनकी प्राइस भी कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम वियतनाम से, चाइना से कंपीट कर सकेंगे। फिर लोअर फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी है, मतलब यहां से हमारा करंट अकाउंट बैलेंस इंप्रूव होगा, है ना, रुपी भी स्टेबल होगा और एनर्जी की सिक्योरिटी भी रहेगी। फिर बेटर एनर्जी सिक्योरिटी जो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। फिर नेट जीरो ट्रांजिशन, इंडिया का टारगेट है नेट जीरो पहुंचने का 2070 तक का, तो धीरे धीरे उसमें भी हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मतलब हमने अगर स्टोरेज एक्सेलरेट कर लिया तभी हम क्लाइमेट कमिटमेंट्स को विदाउट सेक्रीफाइसिंग द रिलायबिलिटी पहुंच सकते हैं। फिर ग्लोबल लीडरशिप इन क्लीन एनर्जी, मतलब इंडिया अभी भी सोलर मैन्युफैक्चरिंग में आ गया है ना, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा कर दिया, स्मार्ट ग्रिड में अच्छा कर दिया, ग्रीन हाइड्रोजन में अच्छा कर दिया, है ना, या फिर एनर्जी स्टोरेज की टेक्नोलॉजी में अच्छा कर दिया, तो हमको ये चीज काफी फायदा देने वाली। तो जो नेक्स्ट फेज है ना इंडिया की एनर्जी रेवोल्यूशन का, विल नॉट बी ड्रिवन बाय जनरेटिंग मोर सोलर पावर बट बाय स्टोरिंग इट एफिशिएंटली। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि इंडिया इसी तरह अचीव कर सकता है एनर्जी इंडिपेंडेंस और ग्लोबल क्लीन एनर्जी का सुपर पावर बन। वीडियो आपको पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कल फिर मिलते हैं रात के 8 बजे, है ना। और कोई भी आपका पॉइंट हो, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि इंडिया को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कल फिर मिलते हैं शाम के 8 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।